हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज की इस वीडियो में हम लेगिस्लेशन के इंटरेस्टिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे जो है लॉ बनाने का एक प्रोसेस। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लेगिस्लेशन का असली मतलब क्या है, कौन लेगिस्लेशन करने की अथॉरिटी रखता है और लेगिस्लेचर पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस फंडामेंटल क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि लेगिस्लेशन क्या है। लेगिस्लेशन का मतलब है लॉज बनाना, उन्हें इनेक्ट करना या पास करना। ये लॉ का एक प्राइमरी सोर्स है और गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो लेगिस्लेशन वो लिखे हुए लॉज होते हैं जो एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यानी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडीज के द्वारा बनाए जाते हैं। लीगल सिस्टम में लेगिस्लेशन को प्राइमरी लॉ माना जाता है क्योंकि ये राइट्स, ड्यूटीज और गवर्नेंस का फ्रेमवर्क सेट करते हैं। इन लॉज को स्टैट्यूट्स या एक्ट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। लेगिस्लेशन को ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी लेगिस्लेशन और डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेगिस्लेशन। प्राइमरी लेगिस्लेशन वो लॉज होते हैं जो डायरेक्टली लेगिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था ताकि एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया जा सके। और डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेगिस्लेशन वो लॉज या रूल्स होते हैं जो एक बॉडी या अथॉरिटी बनाती है क्योंकि उस अथॉरिटी या बॉडी को प्राइमरी लेगिस्लेशन के द्वारा पावर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मिनिस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए रूल्स। किसी भी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए लेगिस्लेशन काफी जरूरी है क्योंकि ये क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और अथॉरिटी प्रोवाइड करता है और ये इंश्योर करता है कि लॉज पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हों और गवर्नेंस में एम्बिग्विटी ना हो। और इन सब के अलावा लेगिस्लेशन पब्लिक के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लेगिस्लेशन किसी भी लीगल सिस्टम की बैकबोन है। ये राइट्स को डिफाइन करता है, ड्यूटीज को इम्पोज करता है और एक सोसाइटी में जस्टिस और ऑर्डर को इंश्योर करता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि लेगिस्लेशन क्या होता है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि लॉज कौन बनाता है और ये पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में लेगिस्लेचर प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ये कंट्री को गवर्न करने वाले लॉज को डिबेट, ड्राफ्ट और इनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेगिस्लेचर को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, यूनियन लेगिस्लेचर और स्टेट लेगिस्लेचर। इंडिया में हमारे पास नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है जो कि दो हाउसेज में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं, इस हाउस के मेंबर्स को डायरेक्टली सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये दोनों हाउसेज मिलकर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉज बनाने की पावर रखता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड हैं। और अगर बात करें स्टेट लेवल पर तो हमारे पास स्टेट लेगिस्लेचर्स हैं। वैसे तो
इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही स्टेट लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूट करती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद के नाम से। और ये बॉडीज उन मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर रखती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर स्टेट लिस्ट में लिस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र की असेंबली कोई लॉ पास करती है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र पर अप्लाई होगा जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट इंटरवीन नहीं करता। और इन दोनों लिस्ट यानी यूनियन और स्टेट लिस्ट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक तीसरी लिस्ट भी है जिसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, जहां यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को लेजिस्लेट करने की पावर होती है। इस लिस्ट में एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ और मैरिजेस जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। और अगर किसी सिचुएशन में सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे में आर्टिकल 254 के तहत सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। और लास्टली, इन दोनों प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अलावा एक और लॉ मेकिंग लेयर होती है जिसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है, यानी यहां पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स अपनी पावर्स को मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटरी बॉडीज और दूसरी अथॉरिटीज को डेलीगेट करती हैं ताकि वो स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स के अंडर रूल्स, बायलॉज और नोटिफिकेशंस बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर अथॉरिटीज मोटर व्हीकल रूल्स फ्रेम कर सकती हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर बात नेशनल मैटर की है तो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, और अगर बात स्टेट स्पेसिफिक मैटर्स की है तो ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है। और अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स किसी पर्टिकुलर एक्ट या स्टैट्यूट के अंडर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करती हैं तो वो पावर एक डेलीगेट अथॉरिटी के पास होती है, लेकिन वो डेलीगेट अथॉरिटी लेजिस्लेचर की सुपरविजन में होती है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि हु लेजिस्लेट्स, चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं उन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो लेजिस्लेटिव पावर्स पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की अथॉरिटी होती है, लेकिन उसकी ये पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है ताकि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन और फेयरनेस इंश्योर हो सके और रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे। यानी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है उसे वॉइड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई लॉ आर्टिकल 14 के अंडर राइट टू इक्वालिटी या आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है तो कोर्ट्स उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केशवानंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टैब्लिश किया। कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर इस हद तक एक्सटेंड नहीं होती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दें। लेजिस्लेटिव पावर्स की सेकंड रिस्ट्रिक्शन है टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉज बना सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर अपने रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के अंदर ही लॉ बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दिल्ली असेंबली महाराष्ट्र में लॉज पास नहीं कर सकती। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर्स उन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती जो सिर्फ पार्लियामेंट के डोमेन के अंडर फॉल करते हैं, जैसे कि डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स। थर्ड रिस्ट्रिक्शन है सब्जेक्ट मैटर रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंडर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और स्टेट लिस्ट में लिस्टेड सब्जेक्ट्स पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या फिर दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो ऐसे में आर्टिकल 254 के तहत सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा जब तक कि प्रेसिडेंट स्टेट लॉ को अप्रूवल ना दे दें। और फोर्थ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है जुडिशियल रिव्यू की पावर, यानी कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लॉज को रिव्यू कर सकती हैं, और अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या लेजिस्लेचर की पावर्स को एक्सीड करता है तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। कोर्ट का ये डिसीजन लेजिस्लेटिव एक्शंस पर जुडिशियल ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करता है। और लास्टली, लेजिस्लेटिव पावर्स पर कुछ प्रैक्टिकल और एथिकल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। लेजिस्लेटर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करें। अगर लेजिस्लेटिव पावर का मिसयूज पॉलिटिकल या पर्सनल गेन के लिए किया जाता है तो वो पब्लिक ट्रस्ट को इरोड कर सकता है और जुडिशियल इंटरवेंशन को इनवाइट कर सकता है। तो बेसिकली इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये सभी चेक्स ये इंश्योर करते हैं कि बनाए गए लॉज फेयर, जस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल हों। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस को जहां कोर्ट ने इंटरवीन करके इन लिमिट्स को एनफोर्स किया। ये एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और जुडिशियल रिव्यू डेमोक्रेसी और जस्टिस को सेफगार्ड करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो आर्टिकल 368 के अंडर दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस किया जिसमें ये कहा कि कुछ फंडामेंटल फीचर्स जैसे कि डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स और रूल ऑफ लॉ को अल्टर नहीं किया जा सकता। यानी इस डिसीजन ने लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया। ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कॉर्नरस्टोन है जो ये इंश्योर करता है कि लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही रहें। अगला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो लेजिस्लेटिव पावर्स पर टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह क्लैरिफाई किया कि स्टेट्स अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर के मैटर्स पर लेजिस्लेट नहीं कर सकते या फिर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस डिसीजन ने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स किया जिसमें पावर्स का एक क्लियर डीमार्केशन था। ये केस ये दिखाता है कि कैसे टेरिटोरियल लिमिट्स
लेजिस्लेटिव ओवररीच पर चेक लगाती हैं। और लास्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह रूल किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। ये केस पहला इंस्टांस था जब जुडिशरी ने लेजिस्लेचर की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया। इस डिसीजन ने जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स किया। ये सभी केस स्टडीज ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, जुडिशियल ओवरसाइट और टेरिटोरियल बाउंड्रीज ये इंश्योर करती हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स फेयर, रिस्पॉन्सिबल और लीगल लिमिट्स के अंदर एक्सरसाइज की जाए। ये बैलेंस डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने और सिटीजन्स के राइट को सेफगार्ड करने के लिए एसेंशियल है। तो अब जब हमने लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस और उससे जुड़ी केस स्टडीज को समझ लिया है, चलिए बात करते हैं कि इस कंसेप्ट को समझना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो लेजिस्लेचर और उसकी लिमिट्स को समझना ये इंश्योर करता है कि हमारे पास एक डेमोक्रेटिक और फेयर लीगल सिस्टम हो और लॉज लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करें, और जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स जैसी रिस्ट्रिक्शंस ये इंश्योर करती हैं कि लॉज फेयर, जस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहें। सेकेंडली, लेजिस्लेटिव पावर्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी हैं। अगर ये लिमिट्स नहीं होती तो लेजिस्लेचर्स आर्बिट्ररी लॉ पास कर सकती थी जो हमारे फंडामेंटल फ्रीडम को इन्फ्रिंज करते। जैसे कि आर्टिकल 13 ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, उस लॉ को कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि ये पावर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। यानी अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में से कोई भी एक ब्रांच अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप करती है तो सिस्टम टूट सकता है। तो ऐसे में ये रिस्ट्रिक्शंस इंश्योर करती हैं कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर बनाए जाएं और सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट किया जाए। और लास्टली, लेजिस्लेटिव लिमिट्स को समझना अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। लॉ मेकर्स लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई बाउंड्रीज के अंदर काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सिटीजन्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड होते हैं, जिससे वो अनफेयर लॉज को क्वेश्चन कर सकते हैं और पावर के मिसयूज को चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि लॉज बनाने की पावर डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है, लेकिन इस पावर के साथ चेक्स और बैलेंसेस काफी जरूरी हैं ताकि लॉज लोगों के लिए फेयर तरीके से काम करें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइंड रहें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।